बायो सावर्ट लॉस। तो बायो सावर्ट लॉ क्या बताता है हमको? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किससे निकाली जाती है? बायो सावर्ट लॉ से। और ध्यान रखना, बायो सावर्ट लॉ जो पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है। जैसे मान लो हमारे पास ये इतना बड़ा कंडक्टर हमने फिगर में बनाया है, तो ये पूरा कंडक्टर क्या बनाएगा? अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बायो सावर्ट लॉ पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है, उस कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट, मतलब कंडक्टर का हम क्या ले ले, छोटा सा एलिमेंट ले ले, स्मॉल एलिमेंट ले ले, छोटा सा भाग ले ले। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे भाग के कारण, उसके स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो निकाला जाता है किससे? बायो सावर्ट लॉ से। है ना, ध्यान रखना, बायो सावर्ट लॉ क्या बताता है हमको? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, है ना, स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक। और फिर हमको अगर पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो, है ना, मतलब जैसे ये छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लंबाई हमने डीएल मानी, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल बनेगा, है ना। तो बायो सावर्ट लॉ सिर्फ किसकी वैल्यू बताता है? स्मॉल एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर हमको टोटल कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिर क्या किया जाएगा? इस जो स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड मिला है, इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? एंटायर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। चलिए, तो ये तो फिर मेथड हो गई कि, है ना, अभी हमने ये समझा कि बायो सावर्ट लॉ क्यों यूज होता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या निकालता है? मैग्नेटिक फील्ड। और टोटल कंडक्टर के कारण निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम बायो सावर्ट लॉ पे। तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक, किस पर डिपेंड करता है? चार फैक्टर पे। ठीक। तो बायो सावर्ट लॉ में हमको यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ये आई क्या है, डीएल क्या है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब मेन फॉर्मूले को याद रखने का, पूरे डेरिवेशन को याद रखने के लिए सिर्फ यही याद रखो, और इसी को फिर हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, मैं बायो सावर्ट लॉ लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बायो सावर्ट लॉ का। और इसको लेप्लास लॉ भी बोला जाता है ना। यहाँ बायो और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके सरनेम के बेसिस पे ये लॉ दिया गया है ना, और इसको लेप्लास लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं इसका नाम लेप्लास लॉ भी आ जाता है। ठीक, याद रखना उसको। अब चलिए नेक्स्ट, जो क्या मान लिया हमने, देयर इज ए कंडक्टर, है ना, कोई कंडक्टर है एक्स वाई, जिसकी एंटायर लेंथ कितनी है? एल। पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल है, और उसमें क्या फ्लो हो रही है? हाई करंट फ्लो हो रही है। तो उस कंडक्टर के कारण हमको कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, है ना, बायो सावर्ट लॉ सिर्फ किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बताता है? स्मॉल एलिमेंट। तो हम कंडक्टर पे एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे, लंबाई का एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे, जिसको हमने डीएल माना। यहाँ हमने डायग्राम पूरा बना दिया है, इसलिए मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। तो मैग्नेट स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था हमारे पास, उसके कारण हमको कहाँ पर आर पॉइंट पी पर क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। तो बायो सावर्ट लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे? उस कंडक्टर पर क्या अप्लाई, क्या लेंगे? स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। स्मॉल एलिमेंट को कोई भी नाम दे दो, यहाँ पर नाम क्या दे दिया? ए बी, है ना। और उस कंडक्टर के कारण, सॉरी, एलिमेंट के कारण हम क्या निकालेंगे? पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। और एलिमेंट की डिस्टेंस भी बता दो कितनी है? आर। और ये दूसरा यहाँ पर क्या भी बता दिया हमने? एंगल थीटा। ये एंगल किसके बीच का एंगल है? ये जो एंगल थीटा बना है, ये किसके बीच का एंगल बोला जाएगा? ये एंगल बोला जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की लेंथ, और लाइन ज्वाइनिंग द टेस्ट पॉइंट। जिस पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, उसको अपन कौन सा पॉइंट बोल के चलते हैं? तो थीटा किसके बीच का एंगल? लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन, कौन सी लाइन? टेस्ट पॉइंट को किससे ज्वाइन करने वाली? लेंथ ऑफ एलिमेंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का क्या है? एंगल है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें मैं यही बोल दे रहा हूँ, तो फिर डायरेक्ट हमको लिखना ही रहेगा, है ना। फॉर्मूला तो मेन यही है, बस इसी को डिस्क्राइब करके लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना, किस चीज को क्या बोलेंगे वो फिर से सुन लो। ठीक। अगर हमको किसी कंडक्टर के कारण क्या निकालना है, किसी पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड।
तो मेथड क्या है हमारी, हम उस कंडक्टर पर क्या निकालेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, है ना। और स्मॉल एलिमेंट, और उस स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी की क्या डिनोट कर दोगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं, हमने आर माना। और क्या इंडिकेट कर दोगे उस पर, थीटा इंडिकेट कर दोगे। थीटा किसके बीच का एंगल, ध्यान रखना, अभी हम ये बाद में बोलेंगे, फिर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसमें ना। थीटा किसके बीच का एंगल है, लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन जो ऑफ ज्वाइनिंग, लाइन ना, लेंथ ऑफ एलिमेंट और लाइन, तो ये लाइन कौन सी लाइन है, टेस्ट पॉइंट और किसको मिलाने वाली लाइन, एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। अब ये देखो, ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में, है ना, एंगल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो थीटा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट पी की पोजीशन। जैसे मान लो ये कंडक्टर हमारा यहाँ पर है ना, ठीक, ये एलिमेंट हो गया यहाँ पर इस तरह से डी एल लेंथ का, ठीक। अब पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है, मतलब पॉइंट पी हमने यहाँ माना है, तो ये थीटा हो गया। अब हम पॉइंट पी की क्या बदल दे, पोजीशन बदल दे, है ना, वही कंडक्टर माना है ए बी, मतलब पॉइंट पी यहाँ आ जाता है, तो फिर ये एंगल ये हो गया। तो एंगल किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पॉइंट पी की पोजीशन ना, मतलब टेस्ट पॉइंट की पोजीशन। और एक और कंडीशन देख लो, जैसे ये एलिमेंट हो गया ए बी, पॉइंट पी यहाँ आ गया, ठीक, तो ये एंगल बन गया, तो एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को, किसकी पोजीशन, टेस्ट पॉइंट की पोजीशन, जिस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे सामने क्या कंक्लूजन निकला, एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ये बस इसी को लिखना ही है, बस ये मेन फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, बाकी फिर इसी को एक्सप्लेन करके लिखना है अलग अलग पॉइंट बना के। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई क्या है, करंट इन एलिमेंट या करंट इन कंडक्टर, मतलब जितनी करंट करंट काय में जाएगी कंडक्टर में, वही करंट किस में भी जाएगी, एलिमेंट में भी। तो करंट इन कंडक्टर भी लिख सकते हो इसको, या करंट इन एलिमेंट भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ एलिमेंट। तीसरा थीटा क्या बता रहा है हमको, पोजीशन ना, तो हम क्या भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस पर भी डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ टेस्ट पॉइंट। तो फिर हम ये इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि लाइन को ज्वाइन करने वाले, है ना, और लेंथ ऑफ एलिमेंट के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आर क्या है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी को हम डिस्क्राइब करके अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी हेडिंग डलेगी, पोजीशन, पोजीशन ऑफ टेस्ट पॉइंट। ओके, चलिए ना। तो नेक्स्ट जो क्या मान लिया हमने, स्टेटमेंट आप लिख लोगे यहाँ पे, कंसीडर देयर इज ए कंडक्टर एक्स वाई ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग करंट आई एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द कंडक्टर। फिर जिसके लिए हमने क्या किया, फॉर विच, मतलब हमने एक एलिमेंट मांगा, फॉर विच वी कंसीडर एन एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल ऑन द कंडक्टर, ठीक, वेयर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एलिमेंट इज आर and the angle between the line joining to the element and length of element is थीटा। ये क्या हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट, ठीक। फिर नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट, हमको तो पूरे कंडक्टर का निकालना है, लेकिन बायो सावर्ट लॉ से हम किसकी निकाल सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। और यही चार फैक्टर है, यही हमको हेडिंग बना के लिखना है। तो पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, आई क्या है, करंट इन, ठीक है, करंट इन कंडक्टर, या एलिमेंट भी लिख सकते हो, दोनों में सेम करंट रहेगी, ठीक है। वर्ड में आप लिख दोगे, है ना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन कंडक्टर। ओके, वर्ड में लिखोगे पहले, फिर सिंबल में लिखा हुआ है ना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, डीएल, है ना, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। ओके, वर्ड में आप लिख देना, सिंबल में यहाँ लिखा है। अब तीसरे किस पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
पोजीशन को ना, तो तीसरे की हेडिंग क्या डालोगे यहाँ पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ टेस्ट पॉइंट। ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ, किसका साइन, साइन ऑफ एंगल, और ये किसके बीच का एंगल है, कई बार अभी हम बोल चुके हैं ना, बस उसको, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर लिख देंगे द मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन एलिमेंट टू द टेस्ट पॉइंट। ओके, इसको लिख दोगे डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है, इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है ना, और आर क्या है, आर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर, ठीक है, और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसको भी वर्ड में आप लिख सकते हो, मैं सिम्बॉल में लिख देता हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, तो ये हो गया, फिर इनको कंबाइन फॉर्म में, है ना, मतलब मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, तो उसी को डिस्क्राइब करके एक एक पॉइंट बना के लिख देना है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक, इसी को अब हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, इन कंबाइन फॉर्म मतलब पूरे फॉर्मूले को, चारों फैक्टर्स को, तो कंबाइन फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, है ना, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन को इक्वल भी चेंज कर रहे हैं, तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आई, के से इंडिकेट कर दिया हमने उसको, के आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, जहाँ पर ये जो के है बेटा, ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू डायमेंशंस पर डिपेंड करेगी या यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करेगी, तो इस फॉर्मूले को, है ना, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में ये जो के है ना, के, इसकी वैल्यू जो कितनी होती है 4 पाई, और सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, के प्लेस पे म्यू नॉट 4 पाई, और वो कितना होगा 1 के, तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आई डी एल, मतलब के हट जाएगा वहाँ से, कितना आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, गॉस, 3 यूनिट पढ़ी थी हमने, गॉस, ऑस्टेड और, है ना, वो डायन अपॉन एब एम्पियर अपॉन और इंटू सेंटीमीटर, गॉस ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ना, तो ये काय में आ गया इन सीजीएस सिस्टम, और दूसरा इन एसआई सिस्टम, ठीक है, तो एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एसआई सिस्टम में जो के है इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है, और इसकी वैल्यू जो कितनी होगी 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सीजीएस सिस्टम में कितना बनेगा, ठीक है, सॉरी एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में डीवी कितना हो जाएगा, ये जो के लिखा हुआ है, के को किसके बदले किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगी इसकी यूनिट, टेस्ला या एम्पियर अपॉन न्यूटन अपॉन एम्पियर टू मीटर, ये भी लिख सकते हैं ना, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बी इक्वल टू
10 की पावर -7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला, है ना। 3 यूनिट इसमें भी बताई थी हमने, ठीक है। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट, और हमको मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकालना है, पूरे कंडक्टर के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर कितना आ जाएगा, क्या बताया हमको, उसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है, कंडक्टर के कारण, है ना। कितना आ जाएगा, 9 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, उसको हम अब बी से बता रहे हैं, है ना। मतलब पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसको बी से बता रहे हैं, और एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा तो उसको डीवी से बता रहे हैं ना। तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ओके। और ध्यान रखना जो यहाँ पर, है ना, जब हम मैथमेटिकली फाइंड करेंगे, मैथमेटिकली फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट भी लगती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अभी हम यहाँ लिमिट नहीं बताएंगे, जैसे हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे मैथमेटिकली, जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन करते टाइम यहाँ पर लिमिट्स भी लिखी जाती है। लिमिट्स क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ पर हम कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हम छोटे छोटे एलिमेंट्स से क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और उन सबको ऐड कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ होगा ना। तो यहाँ एलिमेंट की लंबाई कितनी होगी, 0 से कहाँ तक चलेगी, एल तक, पूरी लंबाई ना। तो लिमिट क्या डलेगी फिर यहाँ पे, 0 टू एल डलेगी, ठीक है। मतलब ये लंबाई लेंथ लीनियर कंडक्टर के लिए बताया, जैसे हम आगे सोलेनाइड के लिए निकालते हैं, रिंग के लिए निकालते हैं, तो फिर वहां पर वो वाली लिमिट डलेगी, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन बता के चल रहे हैं, लेकिन जब आगे इसको हम मैथमेटिकली यूज करेंगे तो वहां पर ये लिमिट्स भी पुटअप करेंगे, ठीक है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिख दे रहे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, टेस्ला या न्यूटन अपॉन, ठीक है, ये वाली, ठीक। ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर। मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट लगेगा ऐसे। यहाँ सिर्फ हमने इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाया है, सिर्फ इंडिकेट किया है कि इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम आगे एप्लीकेशंस में करेंगे उसका, ठीक है। तो ये हो गया बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस में निकाला गया है, कंडक्टर को एयर और वैक्यूम में मानते हैं, है ना। यहाँ म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड एयर और वैक्यूम के लिए। अब लेकिन कंडक्टर के आसपास अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाए तो दूसरे मीडियम में क्या आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक। इफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना, मीडियम हम मान रहे हैं, तो मीडियम के लिए हमेशा दो चीजें लिखोगे। जैसे उधर अपन वहाँ मीडियम मानते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब मीडियम मानते थे कि कंडक्टर अनदर मीडियम में रखा है, तो मीडियम के लिए हम दो चीजें बताते थे, उसकी क्या, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर जब भी आप मीडियम मानोगे तो मीडियम के लिए हमेशा दो चीजें लिखना है, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, इफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू, है ना। मीडियम की परमिबिलिटी को किससे बताते हैं, म्यू से, एंड रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी किससे, म्यू आर। मतलब कोई दूसरे मीडियम में रखा है जिसकी परमिबिलिटी म्यू और म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है, देन अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एयर और वैक्यूम था, तो एयर और वैक्यूम की परमिबिलिटी थी, अब मीडियम आ गया तो किसकी परमिबिलिटी आ जाएगी, मीडियम की। फॉर्मूला यही रहेगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, म्यू नॉट के बदले क्या आ जाएगा, मीडियम की परमिबिलिटी, और अपॉन में वही रहेगा 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, टेस्ला, टेस्ला या न्यूटन अपॉन इंटू मीटर। अब ठीक है, मीडियम की परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है,
परमिबिलिटी हमने कल पढ़ा ना इससे पहले, परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। मतलब किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, एयर की परमिबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिबिलिटी। तो यहाँ बी कितना आ जाएगा फिर, है ना, मीडियम में म्यू रिप्लेस हो जाएगा किससे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके अगर हम देखें, क्या कंक्लूजन दिखा, एयर और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, और ये किस में है, मीडियम में। दोनों में से काय का डिफरेंस, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम दिख रहा ना, बस काय का डिफरेंस है, म्यू आर। मतलब क्या प्रूफ होता है इस बात से, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, मतलब ये मीडियम में पर मैग्नेटिक फील्ड और ये एयर में मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, है ना, इसको डिवाइड करें किसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम को, है ना, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल में, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, इसको डिवाइड करें किससे, मैग्नेटिक फील्ड इन एयर से, तो क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, म्यू आर बचेगा। तो यहाँ इसका रेशो किसके बराबर आएगा, म्यू आर के ना, ठीक। तो म्यू आर को इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, मतलब ये हमारा कंक्लूजन, एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इसको ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखना है, क्या रिजल्ट निकला, मतलब बायो सावर्ट लॉ तो यही खत्म हो गया हमारा। ये एक एडिशनल चीज हमने देख ली, मतलब मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कितना टाइम्स, म्यू आर टाइम्स। मतलब मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, बढ़ गया ना, यहाँ एयर में कितना था, बी एयर, और मीडियम में मल्टीप्लाई में आया ना, तो इसका मतलब मीडियम रखने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज। और इसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे ये तो अपन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पुरानी चीज की बात कर रहा हूँ आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितना होता था, हम निकाल चुके थे उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर का कितना, 1/8। मतलब ध्यान रखना, मीडियम में, मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, कितने टाइम्स, 1/k। के मतलब उसकी क्या होती थी, रिलेटिव परमिटिविटी होती थी, उसको अपन के से बताते थे। और मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करेगा, उसकी जितनी उसकी क्या होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, है ना। तो दोनों पर इफेक्ट ध्यान रखना, मीडियम सेम मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, तो वही मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये है बायो सावर्ट लॉ। ठीक, और बायो सावर्ट लॉ तो एग्जाम में पूछा जाता है, दो तरीके से पूछता है ये, है ना, बायो सावर्ट लॉ दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखो, क्वेश्चन में लिखने का तरीका भी 2 मार्क्स में पूछता है, एक्सप्लेन द बायो सावर्ट लॉ, तो फिर 2 मार्क्स में कितना लिखोगे इसमें। अब ये क्वेश्चन देता है, मैं इसलिए पूछा जो कि ये तो इतना बड़ी चीज लिखी है हमने यहाँ पे, लेकिन 2 मार्क्स में अगर दिया है तो फिर हमको कितना लिखना पड़ेगा, तो 2 मार्क्स में सिर्फ ये बाय अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ, है ना, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, है ना, ये उसकी क्यों यूज होता है बायो सावर्ट लॉ, ये लिखा जाएगा 2 मार्क्स में, है ना। और फिर ये लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दोगे, कौन सा, वो वाला। मतलब ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर 2 मार्क्स में आया तो कैसे लिखना है, आया समझ में, 2 मार्क्स में कितना लिखना है, ये इतनी लाइन, ठीक। फिर उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट, एलिमेंट तक ही, और डायरेक्ट फिर उसका क्या लिखना है, फॉर्मूला कौन सा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला हमको रटा हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला खुद ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये जो फॉर्मूला है ये बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली काय में भी देता है, वो ऑब्जेक्टिव में देता है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और अगर क्या बोला, एक्सप्लेन द बायो सावर्ट लॉ, तो फिर कहाँ तक, 3 नंबर में 4 नंबर में दिया, तो फिर कैसे लिखोगे, बायो सावर्ट लॉ सिर्फ काय के लिए यूज हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए ना, तो कहाँ तक ही खत्म कर दोगे, यहाँ तक। मतलब अगर 4 नंबर में पूछा गया तो फिर यहाँ से कहाँ तक लाओगे, और उसमें देखो ये सीजीएस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा,
बस मतलब 4 नंबर में आप ये कौन सा वाला हटा दो, इसके बाद सीधा कौन सा लिख दो, ऐसा 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 भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे डीबी के की वैल्यू रखो वहां तक तो वो आंसर होगा। लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है, ऐसा है 2 नंबर में कितना लिखोगे, 4 नंबर में कितना लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखना हमको, अब हमारा है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट। ठीक। तो बायो सावर्ट लॉ का हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म क्यों यूज किया जाता है, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके लिए दो चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, है ना। तो बायो सावर्ट लॉ से अभी हमने क्या निकालना देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट और ए कंडक्टर। अब बायो सावर्ट लॉ से उस मैग्नेटिक फील्ड की हम क्या भी बता सकते हैं, डायरेक्शन। मतलब बायो सावर्ट लॉ कंप्लीट लॉ है जो डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं बायो सावर्ट लॉ का। ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। ठीक, हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड का हमने वो फॉर्मूला निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एंटायर कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बाय एंटायर कंडक्टर, एयर और वैक्यूम में ले रहे हैं। ठीक है, इन एयर और वैक्यूम, है ना, ऐसा ही सिस्टम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक, वो लिखा हुआ भी है वहाँ पे, बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बताना है हमको, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं भैया, ये बी इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यू। क्या किया हमने चेंज, है ना, यहाँ पर ऊपर आर से मल्टीप्लाई किया, और आर से मल्टीप्लाई किया तो फिर आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ आर क्या था, स्क्वायर था ना, तो आर की पावर क्या हो जाएगी 3, मतलब आर से हमने पहले ये आर स्क्वायर था, ऐसा आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे तो आर से क्या भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो आर से डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर आर आ गया, और ये आर की पावर कितनी हो जाएगी 3, है ना, इतना अंडरस्टूड कर सकते हैं हम डायरेक्ट, इसलिए पावर कितनी लिख दी हमने 3 लिख दी। ठीक है। अब यहाँ पर बी इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्रॉस आर क्रॉस अपॉन आर। कहाँ से लिखा, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, है ना, ये वाली आई डी आर डी एल आर साइन थीटा, इसको हमने क्या लिख दिया, डी एल, आई तो एज इट इज है, पहला आई को कुछ नहीं किया हमने, किसको लिखा, डी एल आर साइन थीटा, इसको क्या लिख दिया, डी एल क्रॉस आर क्रॉस, कहाँ से, वेक्टर पढ़ा ना हमने, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के, है ना, या फिर ए मतलब कोई एक वेक्टर होती है, तो यहाँ डी एल, बी मतलब कोई दूसरी वेक्टर, डी एल आर साइन थीटा हमारे पास इस फॉर्म में था, हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, डी एल क्रॉस, है ना, आर क्रॉस। ठीक है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट से हमने इसको लिख दिया। ठीक, अब वेक्टर प्रोडक्ट से लिख तो दिया, अब इससे डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो हमने पढ़ा ना अभी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट से मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, और वेक्टर की डायरेक्शन भी हमको रूल पता है, डायरेक्शन देते आती है हमको, क्या बताया हमको, क्या पता है कि जैसे हम दो वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए और बी मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इनका हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी से जो क्वांटिटी मिलेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें और बी एग्जिस्ट कर रही है ना। तो यहाँ पर अगर मान लें कि हम ए क्रॉस बी से वी मिल रहा है, तो वी की डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना।
और फिर इसी बेसिस पर डी एल क्रॉस आर कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है हमको? मैग्नेटिक फील्ड ना। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना अपन, ए क्रॉस बी से कौन मिल रहा है? वी। तो वी की डायरेक्शन कैसी होगी? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें और ए और बी एग्जिस्ट है। तो यहाँ बी की डायरेक्शन कैसी होगी? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें वेक्टर डी एल और वेक्टर आर एग्जिस्ट कर रही है ना। ठीक, फिर इसके बाद आगे की डायरेक्शन भी समझते हैं, पहले इतना तो लिख दे। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? हेंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मतलब इस फॉर्मूले से हमको डायरेक्शन भी मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? will be remains will be remain perpendicular, ठीक है, perpendicular to that plane, ठीक है, in which vector dl and vector r are exist। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्शन लिख दी बेटा। अब है ना, हम यहाँ पर हमारे डायग्राम में देखते हैं, मतलब वेक्टर, ठीक है, डी एल और आर, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें डी एल और आर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ डायग्राम में देखो, ठीक है, ये डी एल होगी और ये हो गई वेक्टर आर हो गई। तो डी एल और आर कौन से प्लेन में है? वर्टिकल में, है ना। ये डी एल हो गई और ये आर हो गई, कौन से प्लेन में? दोनों वर्टिकल में। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है हमको? मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना। बी पर क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पर? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में डी एल और आर एग्जिस्ट करते हैं। तो डी एल और आर कौन से प्लेन में है? वर्टिकल में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें डी एल और आर एग्जिस्ट है? तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। अब अभी देखो, आधी बात फिक्स हुई, हॉरिजॉन्टल प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनवर्ट भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। तो इनवर्ट और आउटवर्ड कैसे पहचानोगे? अभी बता, इससे पहले पढ़ा है ना हमने, स्क्रू लॉ से याद रखते हैं। मतलब, है ना, हम कौन सी वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं? क्या बताया था मैंने इससे पहले कि जैसे हम दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर ए और बी। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर इनवर्ट भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। तो वो कैसे डिसाइड होता है? स्क्रू लॉ से डिसाइड होता है। स्क्रू लॉ से मतलब हम स्क्रू के रोटेशन की नियम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्रू के रोटेशन के लॉ, स्क्रू के रोटेशन के लॉ हमको पता है कि अगर स्क्रू कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है तो इनवर्ट जाता है, और अगर स्क्रू कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो अपवर्ड आता है ना, बाहर निकलता है। तो वही रूल यहाँ लगाना है। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में अगर हम पहली वेक्टर से दूसरी की ओर चले, तो पहली वेक्टर से दूसरी की ओर चलने पे या तो हमारा रोटेशन क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओ रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी? इनवर्ट। और पहली वेक्टर से दूसरी की ओर जाने पर या तो हम कैसे चल सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, चल रहे होंगे, तो डायरेक्शन कैसे आएगी? अपवर्ड आएगी, है ना। ये तो इस रूल को बताया मैंने। अब देखो हमारे पास, हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में तो आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें डी एल और वेक्टर आर एग्जिस्ट है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से प्लेन में निकली? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनवर्ड होगी या आउटवर्ड? तो देखो बी किसके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है? डी एल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है ना, ठीक। तो डी एल कौन सी वेक्टर हो गई हमारी? फर्स्ट। आर कौन सी वेक्टर हो गई? सेकंड। तो फॉर्मूले में डी एल क्रॉस आर आया ना। तो पहली वेक्टर से दूसरी की ओर चलते, फिगर में, डायग्राम में, तो पहली वेक्टर से दूसरी वेक्टर मतलब डी एल से किसकी ओर चलना है? आर की ओर चलना है। तो डी एल ये होगी, ये होगी डी एल, और आर ये होगी। तो ऐसा चलना है हमको, ऐसा डी एल से किधर की ओर चलना है? तो डी एल से आर की ओर चलने पे हमारा रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज घूमेगी ना, ऐसा आ रहा है ना। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है हमारा रोटेशन? क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज का रूल हमें पता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है
तो डायरेक्शन इनवर्ड आती, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इनवर्ड आएगी। मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें डी और आर एग्जिस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और पहली से दूसरी वेक्टर में क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो कैसे आ रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे आएगी, इनवर्ड। तो यहाँ पर पॉइंट बी पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ गई, इनवर्ड आ गई, है ना। मतलब बायो सावर्ट लॉ जो कंप्लीटली हमको डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताता है, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या भी बता सकते हैं हम इससे, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। और डायरेक्शन बताने के लिए, है ना, डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या पढ़ा, इस फिगर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ गई, इनवर्ड आएगी ना, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ठीक है, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने डायरेक्शन बताई, और इसके पहले हमने डायरेक्शन बताने के लिए और कितने रूल पढ़े, 4 रूल पढ़े ना। इससे पहले वाले लेक्चर में जो एम्पियर्स स्विमिंग रूल पढ़ा है ना, एम्पियर्स स्विमिंग रूल पढ़ा है। दूसरा कौन सा पढ़ा है, राइट हैंड पाम रूल पढ़ा है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। और तीसरा क्या था, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ, है ना, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ या रूल भी लिख सकते। और फोर्थ कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल भी बोल सकते हैं उसको, है ना, ये वाला। तो अभी भी तो जो हमने डायरेक्शन बताई है बायो सावर्ट लॉ से, वो डायरेक्शन हम इन रूल से भी बता सकते हैं, और इनसे भी वही डायरेक्शन आएगी, कोई भी लॉ लगा दो आप। तो मोस्टली हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, राइट हैंड पाम। तो राइट हैंड पाम रूल लगा के भी देख लो, डायरेक्शन वही मिलेगी, है ना, जो किससे मिली है, बायो सावर्ट। बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिली हमको, इनवर्ड मिली ना, ठीक। तो आप इस चारों में से कोई भी लॉ लगा दो, ठीक है, इन चारों में से कोई भी लॉ लगा दो, सबसे डायरेक्शन वही मिलेगी। तो हम राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करके देखते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड की पाम को इस तरह से स्ट्रेच करें कि थंब किधर हो, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो सॉरी, फिंगर्स किधर हो, टेस्ट पॉइंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम, है ना। ये रूल राइट हैंड पाम रूल है। तो अब राइट हैंड पाम रूल लगा के देख लो, उससे भी डायरेक्शन यही आएगी। कैसे अप्लाई होगा राइट हैंड पाम रूल, थंब किधर, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स किधर, टेस्ट पॉइंट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, इन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द पाम होता है, आउटवर्ड पाम यहाँ कैसे जाएगा, इनवर्ड। मतलब आप वो लॉ लगाओ तो भी डायरेक्शन वही मिलेगी जो हमारी किससे मिली है। और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ लगा के देख लो, उससे भी वही आएगी। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ क्या है, कि हम राइट हैंड में स्क्रू को पकड़ा हुआ माने और उसको इस तरह से रोटेट करें कि किधर की डायरेक्शन में बढ़े, करंट की डायरेक्शन। तो हमको करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, हमको राइट हैंड में पकड़े हुए स्क्रू को कैसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा क्लॉकवाइज। तो थंब इधर जाएगा, मतलब थंब किधर जाएगा, इनवर्ड जाएगा, और इधर से आउटवर्ड। मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। ध्यान रखना कंडक्टर के दोनों और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। अगर इधर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बन रहा है तो इधर से आउटवर्ड बनेगा। तो ये बायो सावर्ट लॉ है, जो बायो सावर्ट लॉ से हम, है ना, डायरेक्शन भी बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, ठीक है। मतलब बायो सावर्ट लॉ को कंप्लीट लॉ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ना, नेक्स्ट देखें लो, अगला है डेफिनेशन ऑफ यूनिट करंट बेसिस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, है ना। मतलब यूनिट करंट को हमको डिफाइन करना है बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से। यूनिट करंट से मतलब क्या है, तो यूनिट करंट का मीनिंग जो एसआई सिस्टम में होगा 1 एम्पियर, है ना। एसआई सिस्टम में यूनिट करंट का मतलब कितना होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर करंट को हमको डिफाइन करना है। और यूनिट करंट का मतलब सीजीएस सिस्टम में कितना रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा, है ना। तो हम एसआई सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं उसको, तो एसआई सिस्टम में यूनिट करंट का मतलब होगा 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन हमको देना है। अब 1 एम्पियर करंट की तो हम और भी सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर्स में 1 एम्पियर की हम कितनी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन, कितनी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर। जैसे करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
है ना, चार्ज अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट एम्पियर, इसकी यूनिट कूलम्ब, है ना, और इसकी यूनिट सेकेंड। तो हमने सबसे पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी 1 एम्पियर की, कि किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए तो फ्लो ने उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर करंट की एक डेफिनेशन ये भी हो गई, ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे। फिर हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन और क्या बोली थी, कि कितना 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं किसी कंडक्टर से, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है, मतलब दो डेफिनेशन हम उधर पढ़ चुके, एक डेफिनेशन हमने और पढ़ी थी, कौन सी, इंटरनेशनल एसआई सिस्टम में उसकी वो पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन पढ़ चुके हम, हालांकि अभी और आएगा, इसी चैप्टर में आएगा लास्ट में, लेकिन हम ये उधर प्रीवियस पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि 1 एम्पियर करंट की पहचान क्या है, कि अगर हम 1 मीटर लेंथ वाले दो कंडक्टर, 1 मीटर लेंथ वाले दो कंडक्टर एयर और वैक्यूम में कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखें, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, और उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करें, अगर उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो, 2 × 10⁻⁷ हो, तो उनमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर करंट की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, है ना, 1 एम्पियर करंट की ये डेफिनेशन होगी, कि 1 एम्पियर करंट क्या है, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो जाए, या 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, या फिर क्या बोला था कि 1 एम्पियर करंट कौन सी करंट है, जिनको 1 मीटर लेंथ वाले 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए कंडक्टर में फ्लो करने पर वो एक दूसरे पे कितने का फोर्स लगा दे, 2 × 10⁻⁷ का फोर्स लगा दे, तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। मतलब 3 डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसकी, 1 एम्पियर की। ठीक है, अब हमको 1 एम्पियर की डेफिनेशन किसके बेसिस पे देखना है, बायो सावर्ट के लॉ के बेसिस पर। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, म्यू0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एसआई सिस्टम वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, ठीक, कितना हो जाएगा, डी वी इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर, ठीक, करंट कितनी मानना है हमको, कितनी करंट को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर को ना, या यूनिट करंट को डिफाइन करना है। ठीक है, आर कितना ले ले, आर मतलब क्या थी, पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ये कंडक्टर से, ये एलिमेंट से डिस्टेंस, इसको भी 1 मीटर मान दो या यूनिट डिस्टेंस बोल दो। ओके, और थीटा, थीटा कितना मान लें हम, 90, मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट और कंडक्टर के एलिमेंट की लेंथ के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना हो, 90 हो, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। और ऐसा सिस्टम में म्यू0/4 की वैल्यू कितनी, म्यू0/4 की वैल्यू कितनी, ये 10⁻⁻7 होती है ना। ठीक है, -7 न्यूटन/एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब तब dV कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये वैल्यूज रख दो, है ना, अभी इसका मतलब समझाते हैं, पहले वैल्यूज रख लेते हैं हम। म्यू0/4 कितना, 10⁻⁻7, आई डी एल, आई की वैल्यू भी कितनी, 1, डी एल की, डी एल भी 1 ले लेते हैं, है ना, डी एल नहीं लिखा हमने यहाँ, डी एल भी कितना, 1 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट में कितना ले ले, 1 मीटर। ठीक है, ये भी 1 हो गया, साइन थीटा भी 1 हो गया, आर भी कितना हो गया, 1, तो ये पूरा फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, म्यू0/4, म्यू0/4 की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻7, और इसकी कितना, टेस्ला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है, किसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, एक एलिमेंट का, जिस एलिमेंट की लंबाई हमने कितनी मानी, 1 मीटर, कितनी डिस्टेंस पर निकाला है, 1 मीटर की डिस्टेंस, और पॉइंट पी किस तरह से रखा हुआ है कि वो एलिमेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसको फिगर से समझो ऐसे। ठीक है, मतलब हमने कंडीशन क्या ली है यहाँ पर, हमने एलिमेंट लिया है ये वाला, जो कंडक्टर हमने बनाया था ना ऐसा। ठीक है, ये उसी का सिर्फ एलिमेंट बता रहे हैं, तो ये एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, डी एल, इसकी लंबाई कितनी, 1 मीटर। ठीक है, और पॉइंट पी भी कितना, पॉइंट पी भी, या ऐसा सीधा बना देते हैं, है ना, ये एलिमेंट हो गया, नाम हम इसका ए बी दे दे रहे हैं, नीचे बना देते हैं, ए बी एलिमेंट, है ना, एलिमेंट थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। लंबाई कितनी मानी हमने, 1 मीटर, करंट कितनी उसमें, करंट 1 एम्पियर मानी ना, करंट कितनी, 1 एम्पियर, और
इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने, ठीक है, कितनी दूरी पर निकाला, 1 मीटर की दूरी पर निकाला, मतलब आर कितना, 1 मीटर। और पॉइंट पी, यहाँ जो एंगल बना, जैसे ये बनाया था ना हमने फिगर, ए बी, ये थीटा पी से, और ये वाला, तो यहाँ थीटा कितना लेना है, 90, थीटा कितना लेना है, 90। तो ये एलिमेंट यहाँ पर क्या बना रहा है, पॉइंट पी पर क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बने, देखो हमने क्या माना, एक एलिमेंट लिया कितनी लंबाई वाला, 1 मीटर लंबाई वाला, और उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर एयर और वैक्यूम में क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻7 टेस्ला आई, ठीक है। तो अगर इतनी वैल्यू आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो डेफिनेटली कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर करंट की पहचान क्या, कि 1 एम्पियर करंट को 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर में फ्लो करने पर अगर वो अपने से 1 मीटर की दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना दे, 10⁻⁷ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बना दे, तो इसका मतलब कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट की पहचान किससे भी लगाई जा सकती है, 1 एम्पियर करंट की पहचान कैसे भी लगाई जा सकती है, उससे थ्रू प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से। अभी तक हमने पहचान कैसे देखी उसकी, फ्लो होने वाले चार्ज से ना, एक कूलम चार्ज कितने सेकंड में फ्लो हो जाए, 1 सेकंड में, या 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, है ना। या फिर और क्या तरीका बताया था, कि दो कंडक्टर में फ्लो कर दो 1 एम्पियर करंट, और उनके बीच का क्या निकाल लो, फोर्स। अगर फोर्स कितना आता है, 10⁻2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आता है, तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर की पहचान हम कैसे कर चुके हैं, अभी 3 तरीके से कर चुके हैं, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज के अमाउंट से, या इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तीसरा कैसे, कंडक्टर के बीच में लगने वाले फोर्स से। अब चौथा तरीका क्या है 1 एम्पियर करंट को पहचानने का, कि उसको एक छोटे से एलिमेंट में फ्लो कर दो। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ जो कि 1 एम्पियर करंट की पहचान बताओ, 1 एम्पियर करंट है ना फ्लो करना है किसी कंडक्टर में, तो आप कैसे पहचानोगे, करंट हमको दिखाई तो नहीं देती, हमारे पास कोई मशीन नहीं है करंट मापने के लिए, मान लो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मापने की मशीन है, समझ लेते हैं अपन थोड़ी टाइम के लिए कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने की डिवाइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे, कितना बड़ा तार लोगे, 1 मीटर लेंथ वाला, 1 मीटर लंबाई वाला तार लिया हमने, मान लो ये हमने 1 मीटर लंबाई का तार लिया, और इससे कितनी मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर किसको निकाला, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया, तो समझ लो कि इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाना ये किसकी पहचान है, 1 एम्पियर करंट की। अगर इससे कम बनता है तो, मैग्नेटिक फील्ड से कम बनता है, इसका मतलब 1 एम्पियर से कम करंट है, इससे ज़्यादा बनता है तो 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट। तो 1 एम्पियर की पहचान कैसे भी की जा सकती है, उसके थ्रू फ्लो होने वाले, उसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से। तो 1 एम्पियर करंट की पहचान अभी तक कितने तरीके से सीख चुके हैं हम, 4 तरीके से। कैसे, अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज पहचान कर कि अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इससे। तीसरा कैसे, फोर्स से, दो कंडक्टर के बीच में फोर्स से। चौथा कैसे, है ना, करंट कैरी कंडक्टर के थ्रू बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड से। तो डेफिनेशन क्या बनेगी उसकी, डेफिनेशन क्या बनेगी उसकी, बस इसी को, ये डेफिनेशन नहीं लिखी अपन ने, डेफिनेशन नहीं, अभी तो हमने समझा उसको, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 एम्पियर करंट कौन सी करंट है, ठीक है। क्या बनेगी डेफिनेशन, इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, करंट कैरिंग कंडक्टर या एलिमेंट बोल दो, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर produces a magnetic field of 10⁻⁷ Tesla at a point at a point at distance of 1 meter in air or vacuum, then current in conductor is called 1 एम्पियर, है ना। हिंदी में सुनो, 1 एम्पियर करंट की पहचान क्या, कि अगर 1 मीटर लंबाई वाले कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर वो अपने से 1 मीटर की दूरी पर एयर और वैक्यूम में कितने का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, 10⁻⁷ न्यूटन है, और सॉरी टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसका मतलब कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। अब कैसे डिफाइन करोगे उसको, इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक, एट ए पॉइंट इन एयर और वैक्यूम एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर,
देन करंट इन एलिमेंट या करंट इन कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पीयर। तो ये उसकी क्या हो गई डेफिनेशन। इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ डेफिनेशन फर्स्ट लिख दे रहा हूँ जो अभी हमने यहाँ पे बोल के बताई है, क्या हो जाएगी 1 एम्पीयर की एक डेफिनेशन हो गई हो, या फिर इसको, है ना, हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक, एक रूल हमें पता है, जैसे ये सर्कल हो गया, है ना, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस और उसकी रेडियस, सर्क्यूमफेरेंस और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है 90 होता है ना, मतलब, है ना, सर्कल, सॉरी, रेडियस हमेशा सर्क्यूमफेरेंस पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये कंडक्टर, ये देखो सर्कल था, ये रेडियस हो गई इसकी, ठीक है, और इसका हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, तो ये आर्क हो गई, ये क्या कहलाएगी उसकी आर्क हो गई ना, ये क्या हो गई रेडियस हो गई, क्योंकि यहाँ का एंगल कितना है 90। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर ये एंगल 90 बन रहा है, ठीक, ये 90 बन रहा है, तो इस कंडक्टर को अपन आर्क बोल सकते हैं। ये क्या हो गई आर्क, ये क्या हो गई इसकी रेडियस, और ये क्या हो गई उसकी रेडियस कहाँ से आती है सेंटर से ना, रेडियस कहाँ से आती है सेंटर से आती है, तो पॉइंट पी क्या हो गया उसका सेंटर। ये आर्क, अगर इसको आर्क मान ले, इसको क्या मान ले, ये एंगल 90 बना रहा है ना, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं ना उसको, ये जो कंडक्टर था वो आर्क हो गया, जो 1 मीटर डिस्टेंस बोर्ड है तो वो रेडियस हो गई, और ये जो पॉइंट पी था वो क्या हो गया सेंटर हो गया। तो अगर हम इसको ऐसा मान लें, हम इसको 1 मीटर लेंथ वाला क्या मान लें आर्क, ठीक है, आर्क मान ले, और ये क्या हो जाएगा उसका सेंटर हो जाएगा, पॉइंट पी क्या हो जाएगा सेंटर, और ये उसकी क्या हो जाएगी रेडियस 1 मीटर, ठीक है, और उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी 1 एम्पियर। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने इसको कंडक्टर बोला, ये सब बोला, ऐसे ना बोलते हुए हम इसको डायरेक्ट क्या बोले, इफ एन आर्क, ये क्या कहलाएगा फिर कंडक्टर क्या कहलाएगा आर्क, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर, और उसकी रेडियस कितनी, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ऑफ रेडियस 1 मीटर produces a magnetic field, produces a magnetic field of 10⁻⁻7 Tesla on its center, then current in arc is called 1 एम्पीयर। तो हम ये आर्क के टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बन गई, या तो आप ये वाली यूज कर लो, या तो फिर आर्क वाली, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम कंडक्टर को आर्क, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 मीटर and of radius 1 meter produces a magnetic field of 10⁻⁻7 Tesla on its center, then current in arc is called 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो एग्जाम में हमको इजी लगे, मतलब ये पूछ लिया जाता है ना। तो सेकंड डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो हमने अभी बोली है, क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, है ना। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है तो इसका डिफाइन द बायो सावर्ट लॉ, मतलब इसको बायो सावर्ट लॉ के साथ जोड़ देता है कभी कभी, डिफाइन द बायो सावर्ट लॉ या एक्सप्लेन द बायो सावर्ट लॉ एंड डिफाइन द यूनिट करंट बेसिस ऑफ इट। तो फिर इसको कितना लिखेंगे हम, बायो सावर्ट लॉ भी पूछ रहा है और साथ में डेफिनेशन भी पूछ रहा है, तो बायो सावर्ट लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी 2 नंबर, और इसको फिर कितना लिखोगे, इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, मतलब फिर इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करोगे। और अगर इंडिविजुअली पूछना रहा, अलग से पूछेगा, तो अलग से सिर्फ ये पूछेगा डिफाइन द यूनिट करंट ऑन द बेसिस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, तो फिर ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन ने समझने के लिए निकाला, पहचान, इससे सिर्फ हमारे कंक्लूजन निकल गया। तो अगर हमको एग्जाम में लिखना है ना, यूनिट करंट या 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन किसके बेसिस पे, बायो सावर्ट लॉ के बेसिस पे, तो सिर्फ कितना डिफाइन करोगे ये वाला, ये यहाँ से इतना, या तो ये वाली डेफिनेशन या तो फिर वो वाली डेफिनेशन, आपको जो इजी, डायग्राम भी जरूरी नहीं है ना, ये तो अपने समझने के लिए था, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, ये जो वर्डिंग लिखी है सिर्फ ये, है ना, ये वाली या वो वाली डेफिनेशन, बाकी इधर से कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए।